नमस्कार, स्वागतम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। और आप देख रहे हैं उद्गार क्लासेस। दोस्तों, आप सभी का कमेंट आ रहा था कि सर हमें रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित जनतंत्र का जन्म चैप्टर का VVI ऑब्जेक्टिव कराइए। इसलिए हमने इसके ऑब्जेक्टिव VVI ऑब्जेक्टिव जो परीक्षा में हर बार पूछे जाते हैं उसे आज हम लाए हैं और हम इसे आज इस ऑब्जेक्टिव को पढ़ेंगे और बेसिक टू एडवांस पढ़ेंगे और उनके बारे में जानेंगे। इन्हें राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं, इनकी एक कविता थी, उसकी कुछ पंक्ति मैं बोलना चाहता हूँ। कहा, क्षमा शोभती उस भुजंग को, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसका क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। यानी कि उस व्यक्ति को क्षमा शोभता है जिसके पास कुछ बल है, पावर है। पावर कहने का मतलब है जो संघर्ष करके अपने अंदर कुछ प्राप्त किया। कुछ कहने विद्या ददाति विनयम विनम घाति पात्रतम पात्रता धनमा अपनोति धना धनमा तथा सुखम। यानी विद्या हमें विनय देती है। यानी कि जो विद्या हमें प्राप्त हो, यदि हम में अगर विनय नहीं है तो हम समझेंगे कि हमें विद्या प्राप्त नहीं है। इसलिए विद्या प्राप्त होने का लक्षण है कि हमारे अंदर विनम्रता होनी चाहिए, विनय होने चाहिए। और कहा, विनय हमें एक पात्र देता है। यानी कि यदि आप में विनम्रता होगी तो आप में विद्या का सृजन होगा। विद्या का सृजन होगा, खुद ब खुद आपके पास एक पात्र आएगा। पात्र कहने का तात्पर्य है आपको एक कार्य मिलेगा जिससे आप समाज का हित करेंगे, लोक कल्याण करेंगे। और कहा दोस्तों, एक पंक्ति बस मैं और कहना चाहता हूँ, उसके बाद हम इसके VVI ऑब्जेक्टिव को पढ़ेंगे। तो एक पंक्ति को कहना चाहता हूँ दोस्तों, मोटिवेशन से संबंधित है, क्योंकि मोटिवेशन जो है वही व्यक्ति को आगे की ओर ले जाता है। का श्रद्धा लभते ज्ञान, मैं हर वीडियो में कहता हूँ श्रद्धा लभते ज्ञान। श्रद्धा जब तक नहीं होगा तब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। और श्रद्धा लाने के लिए एक जुनून पैदा करना होगा जो कि मोटिवेशन से आता है। मोटिवेशन का बहुत बड़ा महत्व है। तो कहा, सुनिएगा गौर से, इस पंक्ति को बड़ा मायने रखता है। कहा, उनका नाम है उन रसूलों में जैसे गुलाब की तमाम फूलों में। यानी कि जिस प्रकार सभी फूलों में गुलाब का महत्व है, ठीक उसी प्रकार हमारे इस भारत भूमि पर रामधारी सिंह दिनकर का महत्व है। और एक पंक्ति और कहना चाहता हूँ दोस्तों, आप बड़े ही गौर से सुनिएगा। यह पंक्ति बहुत ही मायने रखती है, मीनिंगफुल है। कहा, बनाकर कलम तोड़ डाला उस खुदा ने, बनाकर कलम तोड़ डाला उस खुदा ने, पर दूसरा रामधारी सिंह दिनकर बनाया नहीं। यानी कि रामधारी सिंह दिनकर जो थे बहुत ही माइंड के शार्प एकदम, और लोक कल्याण एवं उनकी जो कविताएं थी मार्मता नहीं कहता है से पूर्ण थी। इसलिए अब हम इस वीडियो को शुरू करेंगे और आप इस वीडियो को फुल देखिएगा ताकि आपको किसी प्रकार का कन्फ्यूज़न नहीं रहे और सभी ऑब्जेक्टिव को आप समझ सके। और दोस्तों, यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह के वीडियो आपको प्राप्त होते रहे। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों, मैं आप सबको यह कह देना चाहता हूँ कि यदि आपको किसी विषय के किसी भी टॉपिक पे दिक्कत है तो बेझिझक आप हमारे कमेंट में लिखिए, सर हमें इस टॉपिक के इस विषय के इस टॉपिक पे दिक्कत है। हम आपसे वादा करते हैं, हम या आपसे भरोसा दिलाते हैं कि हम आपके लिए उसका सेपरेट वीडियो बनाएंगे और आपके सभी कन्फ्यूज़न को दूर करेंगे। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज
पहन कर इठलाती, सोने का ताज पहन इठलाती है, किस कविता की पंक्ति है? तो यानी कहना चाहते हैं इस पंक्ति जो है, सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, किस कविता की पंक्ति है? तो यह हो जाएगा जनतंत्र का जन्म। तो दूसरे प्रश्न की ओर आते हैं दोस्तों। तो दूसरा प्रश्न हम सभी को कह रहा है कि धरती बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं फटी, यानी यह कहना चाहते हैं, देखिए दोस्तों, जनतंत्र का जन्म जो चैप्टर है रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित, इसमें मुख्य रूप से जनता के महत्व को बताया गया है। कहा जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा, यानी टू दी पीपुल, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल, यानी कि इस जनतंत्र के जन्म में रामधारी सिंह दिनकर ने अपने भाव को व्यक्त करते हुए जनता के महत्व को बताया है और कहा है कि जनता ही सर्वोपरि है और यह जो सिंहासन, यह जो शासन है, यह सभी जनता का है और किसी प्रकार के लाभ का कोई हकदार है तो वह भी जनता है। यानी कि सभी प्रकार के मालिकाना जो हक हैं, यानी उनके जो मौलिक हक है, मौलिक कर्तव्य हैं, वो तो करते ही हैं, लेकिन सिंहासन भी जो है, शासन भी जो है, वह भी जनता का है। यानी कि वह एक भाव उत्पन्न कर रहे हैं कि नहीं, ऐसा समय आएगा तो जनता का ऐसा दिन होगा, ऐसा विकास होगा, ऐसा उत्कर्ष होगा, यानी कहना चाहते हैं। तो वही क्वेश्चन है 2 नंबर, धरती बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं फटी, तो कहने का तात्पर्य क्या है? तो ए ऑप्शन है कुएं से, बी ऑप्शन है दसों दिशाओं से, सी ऑप्शन है मिट्टी से, डी ऑप्शन है आसमान से। तो आपका सही जवाब हो जाएगा सी, कहाँ से? मिट्टी से। तो 3 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं, तीसरे नंबर प्रश्न की ओर आते हैं दोस्तों। तीसरा नंबर प्रश्न हम सभी का कह रहा है, दिनकर के काव्य का मूल स्वर क्या है? तो दिनकर के काव्य का मूल स्वर क्या है? तो जैसा कि मैंने दोस्तों आप सभी को बताया कि इसमें जनता के महत्व को बताया गया है, जनता के हकों को बताया गया है। तो पहला ऑप्शन है श्रृंगार, दूसरा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है रहस्यवाद, सी ऑप्शन है प्रकृति और सौंदर्य, डी ऑप्शन है ओज एवं राष्ट्र चेतना। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ओज एवं राष्ट्र चेतना। तो आगे की ओर दोस्तों हम बढ़ते हैं। तो चौथे नंबर प्रश्न की ओर आते हैं दोस्तों। चौथा नंबर प्रश्न आप सभी का कह रहा है कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, किस कविता की पंक्ति है? जैसा कि मैंने दोस्तों बताया कि यह जनता पर आधारित है, तो यानी कि यह किस कविता की पंक्ति है? तो जनतंत्र का जन्म, जो कि कौन लिखे हैं? रामधारी सिंह दिनकर। दोस्तों, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा, क्योंकि उनका जन्म कब हुआ था यह परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है, बोर्ड परीक्षा में। तो आइए दोस्तों आगे की ओर हम बढ़ते हैं 5वें नंबर प्रश्न की ओर। 5वां नंबर प्रश्न आप सभी का कह रहा है, कवि दिनकर किनके लिए सिंहासन खाली करने की बात करती है? तो किनके लिए सिंहासन खाली करने की बात करते हैं? पहला है स्त्रियों के लिए, बी है नवयुवकों के लिए, सी है गरीबों के लिए, डी है जनता के लिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जनता के लिए। तो आगे की ओर दोस्तों हम बढ़ते हैं। आगे की ओर बढ़ते हुए हम 6ठे नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। 6ठा नंबर प्रश्न आप सभी का कह रहा है कि कवि दिनकर के अनुसार कौन सोने का ताज पहन कर इठला रही है? तो कौन सोने का ताज पहन कर इठला रही है? तो सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, देश की मिट्टी। यानी कि जब ऐसा समय आएगा जनता का कि सिंहासन भी जनता का होगा, शासन भी जनता करेगी, तब देश की मिट्टी सोने का ताज पहन कर इठला रही होगी, यही कहना चाहते हैं। तो 7वें नंबर प्रश्न की ओर आते हैं दोस्तों। 7वां नंबर प्रश्न आप सभी का कह रहा है, रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे? तो रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे? तो बिहार के रहने वाले थे। कहा नहीं, एक बिहारी सब पर भारी, यानी कि रामधारी सिंह दिनकर एक बिहारी पूरे भारत कहे कि पूरे विश्व में अपने कलम के माध्यम से, अपने कलम, विवेक, तप के, देखिए दोस्तों, जब तक कोई अपने जीवन में वास्तविकता से नहीं गुजरता है तब तक कोई अपनी लेखनी को सुधार नहीं सकता। अपने भाव को, जिसे इनकी जो कविता होती थी लगता था कि नहीं सच में उतार दिया गया है, यानी कि वैसा होना चाहिए विवेक। 8वें नंबर प्रश्न की ओर आते हैं दोस्तों। 8वां नंबर प्रश्न आप सबको
आप सबों का कह रहा है कि 8वां नंबर प्रश्न आप सभी का कह रहा है कि दोस्तों हमने इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर की टाइप के बनाया है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ बगल में साइड में उत्तर दिया हुआ है, यानी कि आप कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहे और आप अच्छे से याद कर सके। लेकिन यदि आप किसी गाइड या किसी भी प्रकार के आंसर की से मदद लेते हैं तो दोस्तों आप पहले बेसिक टू एडवांस समझिए। बेसिक टू एडवांस समझने से क्या होगा कि आप में एक क्षमता बढ़ेगी और क्षमता बढ़ने से सदैव अच्छा ही होता है। यानी कि आप में यदि बेसिक टू एडवांस पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, कहानी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी कुछ होगा। यानी कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तब आप कोई भी चीज़ बना सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं, इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो 8वें नंबर प्रश्न की ओर हम आते हैं दोस्तों। दिनकर जी कवि के साथ दिनकर जी कवि के साथ साथ क्या थे, कहने का तात्पर्य है 8वें नंबर प्रश्न का। तो दिनकर जी कवि के साथ साथ क्या थे दोस्तों, गद्यकार भी थे। तो 90वें नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। जनतंत्र का जन्म कविता के कवि कौन है। देखिए दोस्तों, यह 2020 प्रथम पाली, 2019 प्रथम पाली और यह बोर्ड मॉडल भी है 2018 का। तो जनतंत्र का जन्म कविता के कवि कौन है, तो रामधारी सिंह दिनकर। तो आइए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका कह रहा है 10वां नंबर प्रश्न। 10वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि दिनकर को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो दिनकर जी को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो देखिए दोस्तों 2020 और 2018 में आ चुका है, यानी यह सब क्वेश्चन विगत वर्षों में पूछा गया है और आ भी सकता है, इसलिए आप इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। क्योंकि देखिए दोस्तों सिलेबस तो एक ही है, पढ़ना तो हमें एक ही है, लेकिन वीवीआई पढ़ते हैं लोग कि इसी से आएगा, यानी कि पढ़िए वही जो परीक्षा में आए, नहीं कहा, इसलिए पढ़िए स्किलफुल। तो दिनकर को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो दिनकर जी को उर्वशी कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो यार इसमें कन्फ्यूज़न हो जाता है, ऐसा ये क्वेश्चन दोस्तों आता है, आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार दिनकर जी को किस कृति पे मिला। तो उर्वशी हम कहेंगे, ज्ञानपीठ पे जब पूछे तो हम क्या कहेंगे, उर्वशी। लेकिन जब साहित्य अकादमी पूछे तो हम कहेंगे संस्कृत के 4 अध्याय, संस्कृत के 4 अध्याय। जब ज्ञानपीठ पूछे, सॉरी दोस्तों, जब ज्ञानपीठ पुरस्कार पूछे तब उर्वशी होगा, जब ज्ञानपीठ पुरस्कार पूछे तब उर्वशी होगा। कंफर्म हो जाइए दोस्तों, क्योंकि कन्फ्यूज़न जो है वह एक प्रकार का, जैसे कोरोना वायरस नहीं था कि कन्फ्यूज़न, कोरोना वायरस जो था एक वायरस था जो धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहा था, ठीक उसी प्रकार कन्फ्यूज़न है। एक कन्फ्यूज़न रहेगा तो वो और कन्फ्यूज़न को उत्पन्न करेगा, इसलिए कन्फ्यूज़न को दूर कीजिए और कॉन्सेप्ट को समझिए। जैसे यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ बताया गया है कि जब ज्ञानपीठ पुरस्कार पूछे तब होगा उर्वशी, पूछेगा जैसे दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति के लिए प्राप्त हुआ, ठीक है, तो उर्वशी होगा। लेकिन इसी में जब पूछे कि दिनकर को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, तो संस्कृत के 4 अध्याय। क्या होगा दोस्तों, संस्कृत के 4 अध्याय। जब पूछे कि साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर मिला, तो संस्कृत के 4 अध्याय। तो आइए दोस्तों 11वें नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। 11वें नंबर प्रश्न आप सभी का कह रहा है कि किनके हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है। तो डी जनता के। 12 नंबर प्रश्न कह रहा है रामधारी सिंह दिनकर किस गांव के निवासी थे। तो सिमरिया बेगूसराय। ऐसे तो दोस्तों सिमरिया बेगूसराय में है, इसे आपको याद रखना है दोस्तों कि सिमरिया कहाँ है, तो बेगूसराय में। ऐसा भी आ सकता है कि सिर्फ सिमरिया रहे या सिर्फ बेगूसराय रहे, आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो आगे की ओर आते हैं दोस्तों 13 नंबर प्रश्न की ओर। 13 नंबर प्रश्न आप सभी का कह रहा है कि दिनकर जी किस काल के प्रमुख कवि थे। ये देखिए दोस्तों वीवीआई क्वेश्चन है, इसे आपको याद रखना है,
या VVI क्वेश्चन है, इसे आपको याद रखना है। या VVI क्वेश्चन है 13 नंबर कि दिनकर जी किस काल के प्रमुख कवि थे। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी, उत्तर छायावाद। अब कंफ्यूज मत कीजिएगा दोस्तों, जैसे भतेंदु भतेंदु युग है, तो ऐसे भी बहुत काव्य शैली के हैं जो भतेंदु युग के हैं। छायावाद है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। इसलिए जब पूछे दिनकर जी किस काल के प्रमुख कवि हैं, उत्तर छायावाद। इसे आपको याद रखना है। यह VVI क्वेश्चन है, बोर्ड मॉडल है। तो आगे की ओर दोस्तों हम बढ़ते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं 14 नंबर प्रश्न की ओर। 14 नंबर प्रश्न आप सभी का कह रहा है कि मिट्टी की अबोध मूर्तें कौन है। तो मिट्टी की अबोध मूर्तें कौन है, ए है नेता, बी है जनता, सी है अधिकारी, डी है मंत्री। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, बी, जनता। 15 नंबर प्रश्न क्यों आते हैं दोस्तों। 15 नंबर प्रश्न कह रहा है कि दिनकर की रचना कौन है। तो दिनकर जी की रचना कौन है, तो उर्वशी है, जैसा कि मैंने दोस्तों आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो 16 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं दोस्तों। 16 नंबर प्रश्न आप सभी का कह रहा है दिनकर की प्रमुख काव्य कीर्ति है। तो दिनकर जी की प्रमुख काव्य कीर्ति कौन है। तो दिनकर जी की प्रमुख काव्य कीर्ति ए रेणुका, बी रसवती, सी कुरुक्षेत्र, ये तीनों है। यानी ए, बी, सी तीनों है, इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा इनमें सभी। 17 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं दोस्तों। प्रश्न की ओर आते हैं दोस्तों। 16 नंबर प्रश्न आप सभी का कह रहा है कि 16 नंबर प्रश्न आप सभी का कह रहा है कि दिनकर की प्रमुख काव्य कीर्ति है। तो दिनकर की प्रमुख काव्य कीर्ति क्या है। ए ऑप्शन दिया है रेणुका, बी दिया है रसवती, सी दिया है कुरुक्षेत्र, डी दिया है इनमें से सभी। तो आप सभी को पता है दोस्तों दिनकर जी की ये तीनों कीर्ति है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा इनमें सभी। तो 17 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं दोस्तों। 17 नंबर प्रश्न आप सभी का कह रहा है कि जनतंत्र का जन्म कविता में कवि ने किसे शक्तिशाली कहा है। तो सबसे शक्तिशाली कौन है, तो जनता है। तो 18 नंबर प्रश्न आप सभी का दोस्तों कह रहा है कि 18 नंबर प्रश्न आप सभी का कह रहा है दोस्तों कि दिनकर जी का जन्म कब हुआ था। तो दिनकर जी का जन्म जो हुआ था 23 सितंबर 1908। यानी कि जैसा कि मैंने आप सभी कमेंट में बोला, कमेंट में कीजिएगा दोस्तों अवश्य। मैंने पूछा था जैसे कि दिनकर जी का जन्म कब हुआ था, तो आप कमेंट में इसे बताइएगा कि कब हुआ था, और देहांत कब हुआ था यह भी बताइएगा दोस्तों। तो 19 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं दोस्तों। 19 नंबर प्रश्न आप सब का रहा है रसवती के रचनाकार कौन है। तो रसवती के रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, इसे आपको याद रखना है। और यह बहुत बार बोर्ड के परीक्षा में पूछ दिया जाता है 2 नंबर के प्रश्न में। तो 2 नंबर कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि ऑब्जेक्टिव के पहले पेज में ही पूछ दिया जाता है। तो आइए दोस्तों 20 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। किसे संघासन खाली करने की बात कही गई है। तो ए ऑप्शन है राजतंत्र, बी ऑप्शन है समांतवाद, सी ऑप्शन है ए और बी दोनों। यानी कि राजतंत्र और समांतवाद यानी दो एक विचारधारा है, दोनों विचारधारा लगभग सेम है। यानी राजतंत्र और समांतवाद, समांतवाद और राजतंत्र यानी कि दोनों विचारधारा सेम है, तो इसलिए सी हो जाएगा ए और बी दोनों। तो 21 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं दोस्तों। 21 नंबर प्रश्न आप सभी का कह रहा है कि जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता में कवि किसे देवता कहा है। यानी कि जनतंत्र का जो जन्म चैप्टर है इसमें किसे देवता कहा गया है। तो दोस्तों आप समझिए कि इसमें किसे देवता कहा गया है। तो जनतंत्र का जन्म जो चैप्टर है उसमें देवता जो है वह किसान मजदूरों को कहा गया है। किसे कहा गया है, तो किसान मजदूरों को कहा गया है, इसे आपको याद रखना है। तो आगे की ओर दोस्तों हम बढ़ते हैं। आगे 22 नंबर प्रश्न आप सभी का कह रहा है कि दिनकर ने अपनी पढ़ाई कहाँ तक की। तो दिनकर जी ने अपनी पढ़ाई कहाँ तक की, तो BA ऑनर्स, इसे आपको याद रखना है। तो 23 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं दोस्तों। 23 नंबर प्रश्न आप सभी का कह रहा है कि 23 नंबर प्रश्न भारत सरकार द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया था। तो भारत सरकार द्वारा उन्हें किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
तो पद्म विभूषण से। तो क्या हो जाएगा? पद्म विभूषण से। तो 24 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। उर्वशी किनकी कीर्ति है? तो उर्वशी जो है दिनकर जी की कीर्ति है। और जैसा कि मैंने दोस्तों आप सभी को बताया कि साहित्य ज्ञानपीठ पुरस्कार रामधारी सिंह दिनकर को किस कीर्ति पे मिला था? तो उर्वशी पे मिला था। और साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कीर्ति पे मिला था? तो संस्कृति के 4 अध्याय। यह दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 25 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं दोस्तों। 25 नंबर प्रश्न आप सभी का कह रहा है दिनकर जी के पिता थे। तो दिनकर जी के पिता कौन थे? रवि सिंह। 26 नंबर प्रश्न कह रहा है कि दिनकर जी की माता का नाम था। तो दिनकर जी की माता का क्या नाम था? ए ऑप्शन दिया है मनरूप देवी, बी है धनरूप देवी, सी है रूपवती देवी, डी है कलावती देवी। दोस्तों 26 नंबर प्रश्न आप सभी का कह रहा है कि दिनकर जी की माता का नाम क्या था? तो दिनकर जी की माता का नाम क्या था? ए ऑप्शन है मनरूप देवी, बी ऑप्शन है धनरूप देवी, सी ऑप्शन है रूपवती देवी, डी ऑप्शन है कलावती देवी। तो सही दोस्तों जवाब हो जाएगा मनरूप देवी। तो आगे की ओर दोस्तों हम बढ़ते हैं। 27 नंबर प्रश्न में। तो 27 नंबर प्रश्न आप सबके कह रहा है 27 नंबर प्रश्न कह रहा है कि दिनकर की किस रचना में कर्ण को नायक बनाया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रश्मि रथी। इसे आपको दोस्तों याद रखना है, या बोर्ड के परीक्षा में कई बार पूछ दिए जाते हैं। और दोस्तों हमने इस ऑब्जेक्टिव के बगल में सभी उत्तर को इंडिकेट किया है ताकि कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहे। और दोस्तों आप किसी भी गाइड या किसी भी चीज़ से पढ़ते हैं तो उसमें आंसर की दिया रहता है, लेकिन दोस्तों जो बेसिक टू एडवांस समझता है वही आंसर की समझता है स्वयं आंसर की तैयार कर सकता है। इसलिए आप बेसिक टू एडवांस कॉन्सेप्ट को समझे पहले, उसके बाद उसे बनाए। जब उसका एक हल निकले तब उसे आंसर की से मिलाएं और अपने कन्फर्मेशन पाए कि नहीं हमें यह आता है। तो 28 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं दोस्तों। 28 नंबर प्रश्न आप सभी का आ रहा है। 28 नंबर प्रश्न दिनकर की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई थी? तो दिनकर जी की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई थी दोस्तों? तो दिनकर जी की प्रारंभिक शिक्षा जो हुई थी गांव और आसपास से हुई थी। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 29 नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों अभी सबका दिनकर जी मैट्रिक कब पास किए थे? दिनकर जी मैट्रिक कब पास किए थे? यह बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। दिनकर जी मैट्रिक कब पास किए थे? तो दिनकर जी मैट्रिक पास किए थे 1928 ईस्वी में। इसे आपको दोस्तों याद रखना है। जैसा और 30 नंबर प्रश्न दोस्तों आपका पूछ रहा है 30वां नंबर प्रश्न कह रहा है दिनकर जी ने बीए ऑनर्स कब किया? तो दिनकर जी ने बीए ऑनर्स 1932 को किया, यानी मैट्रिक 1928 को और बीए ऑनर्स 1932 को। ये दोनों आपको याद रखना है दोस्तों। होता क्या है कि जो ईस्वी वाला डेट होता है सन इतना 1947 देश आज़ाद होता, यानी कि 1950 संविधान, यानी कि जो डेट वाला जो होता है वह हमें स्मरण में नहीं रहता है। इसलिए आप कन्फर्मेशन के साथ इसे याद कर लीजिएगा ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। 31 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं दोस्तों। 31 नंबर प्रश्न आप सभी कह रहा है दिनकर जी की काव्य कीर्ति है। तो दिनकर जी की काव्य कीर्ति अर्धनारीश्वर, दिनकर जी की डायरी, वट पीपल, ए बी या सी तीनों है, यानी डी ऑप्शन है इनमें सभी। तो ये हो जाएगा डी ऑप्शन इनमें सभी। 32 नंबर प्रश्न आप सभी का कह रहा है दिनकर जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर दिया गया था? तो दिनकर जी को साहित्य अकादमी, जैसा कि मैंने दोस्तों आप सभी को बताया था, ज्ञानपीठ पुरस्कार दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है दिनकर जी को मिला था उर्वशी रचना पर, और साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था संस्कृत के 4 अध्याय पर। इस दोनों को आपको याद रखना है, यानी कि साहित्य अकादमी पुरस्कार पूछे तो संस्कृत के 4 अध्याय, और ज्ञानपीठ पुरस्कार पूछे तो क्या हो जाएगा? उर्वशी हो जाएगा। तो आगे की ओर दोस्तों हम बढ़ते हैं 33 नंबर प्रश्न की ओर। 33 नंबर प्रश्न आप सभी का कह रहा है 33 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। 33 नंबर प्रश्न कह रहा है दिनकर जी किस विश्वविद्यालय के उपकुलपति बनाए गए थे? तो आपका सही जवाब हो जाएगा सी,
भागलपुर विश्वविद्यालय यानी भागलपुर विश्वविद्यालय में वह उप कुलपति बनाए गए थे। आगे की ओर दोस्तों हम बढ़ते हैं, 34 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं दोस्तों हम। दिनकर जी का निधन कब हुआ था? तो दिनकर जी का निधन हुआ था 24 अप्रैल 1974। इसे आपको याद रखना है दोस्तों। जैसा कि मैंने बोला था कि जन्म और मरण की ईस्वी कि दिनकर जी कब जन्म लिए थे और कब उनका देहांत हुआ था, यह आप हमें कमेंट में बताइएगा। तो आगे की ओर दोस्तों हम बढ़ते हैं। आगे की ओर दोस्तों कह रहा है 35 नंबर प्रश्न की ओर। तो 35 नंबर प्रश्न कह रहा है कि दिनकर जी को जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता में दूध मुही शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? तो जनता के लिए, यानी कि जनता दूध मुही यानी दूध एक प्रकार का अमृत, यानी कि अमृत जो है वह किसे मिलना चाहिए? तो जनता को मिलना चाहिए। सिंहासन किसे मिलना चाहिए? तो जनता को मिलना चाहिए, क्योंकि जनता ही सर्वोपरि है। इसलिए मेरा दोस्तों आप सभी का कहना है, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्योंकि दोस्तों सब्सक्राइब करने से क्या होता है कि आपको इसी प्रकार की वीडियो, इससे भी अच्छे वीडियो के नोटिफिकेशन जाएंगे और आप इससे लाभान्वित हो पाएंगे। तभी बहुजन हिता बहुजन सुखा मैं हर वीडियो में कहता हूँ, यानी सभी का हित को जो साथ लेकर चलता है उसी का विकास हो सकता है। और कहा उद्योगिनम पुरुष सिंह मुपैति लक्ष्मी, यानी उसे ही प्रकृति के पथ पर सफलता मिलती है जो मेहनती कर्मवीर होता है। और कहा साथी हाथ बढ़ाना एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। और हम मेहनत वालों ने जब मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा पर्वत ने शीश झुकाया। हम चाहे तो पैदा कर दे चट्टानों में राहें, एक से एक मिले तो कतरा बन सकता है दरिया। यानी आप सबकी सहभागिता ही हमारे लिए सर्वप्रथम है। आप यहाँ से पढ़े, उत्कर्ष करें, यही हमारी कामना है। और इसी कामना के साथ धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।